हेलो मेरे प्यारे छोटी भाई बहनों, भाई और बहन। मैं विजय सिंह एक बार फिर आपके सामने जो हम दर्दनाक कहानी पढ़ रहे हैं उसको पूरा करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। क्यों? कैरियर का सवाल है तो बहुत भयंकर यानी कि झकझोर देने वाली कहानी थी विभाजन की जो हम बात कर रहे थे। अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ पैराग्राफ दे रखा है। जो हम पढ़ेंगे विभाजन के परिणाम, तो उसमें सिर्फ पैराग्राफ दे रखा है, इसलिए मैंने इनमें 8 पॉइंट निकाले हैं ये, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। दूसरी चीज़, अगर क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का कि विभाजन के परिणाम क्या थे, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसमें से पॉइंट निकाल लिए। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं और पूरा ध्यान बोर्ड पे। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो हमने कल देखा था कि जो विभाजन की प्रक्रिया थी उसको हमने समझा था, क्या क्या समस्याएं आई। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह वो थी बंगाल विभाजन, बंगाल और पंजाब। तो हम आगे आगे जैसे उनका जिक्र आएगा हम बात करते चलेंगे। तो विभाजन के परिणाम, प्रक्रिया में पढ़ी। अब परिणाम देखो, तो पहला है परिचय, जो मैन है परिचय। 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरे जगह जाने को मजबूर हो गई। विस्थापन, जो हमारा टॉपिक था ना, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। तो विभाजन हमने कल पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं विस्थापन। तो 1947 में जब विभाजन हुआ, 14 व 15 अगस्त को जो विभाजन हुआ, तो मतलब बड़े पैमाने पर यानी बहुत ज्यादा संख्या में लोग इधर से उधर, यानी कि जो एक बार इस पे ध्यान देना, ये मैं यानी ये कौन सा था? पूर्वी पाकिस्तान, पाक लिख देता हूं मैं। ये पश्चिमी पाक, यही था। ये बंगाल का विभाजन करके यानी बंगाल के जिलों को मिला के बनाया गया, ये पंजाब के। तो यहां भी अल्पसंख्यक थे, मतलब हिंदू सिख, ये अल्पसंख्यक हो गए। यानी कि ये दोनों प्रांत थे, पंजाब और बंगाल, मुस्लिम बाहुल्य या मुस्लिम कम्युनिटी क्षेत्र थे। तो यहाँ पर हिंदू सिख अल्पसंख्यक हो गए, इधर भी हो गए। यहाँ पर जो इंडिया का पोर्शन था, जो इंडिया में बचा, वहां पर भी कई जगह पर मुस्लिम कम्युनिटी अल्पसंख्यक हो गई। तो यानी कि बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो गए। फिर इसमें एक पॉइंट है, याद रखना, ये यानी कि स्थानांतरण। ये स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी भरा था। तो अब इन वर्डों को हम समझते हैं, यानी कि इन वर्डों को का मीनिंग ध्यान रखना। आकस्मिक, अचानक। कल हमने पढ़ा था कि 14 और 15 यानी कि मिडनाइट, मध्य रात्रि तक पंजाब एंड बंगाल, यानी कि इन लोगों को मध्य रात्रि तक पता नहीं था कि हम किस देश में हैं। तो ये हो गया आकस्मिक, मतलब अचानक। फिर दूसरा था अनियोजित, यानी कि पूर्व से नियोजित नहीं था, ये अनियोजित था, यानी कि कोई इसका
योजना नहीं थी, कोई मतलब नियोजित प्लान नहीं था, अचानक हुआ और अचानक जो हुआ वो अनियोजित हो गया और त्रासदी भरा। यानी कि इसके अंदर इतनी ज्यादा हिंसा फैली कि बहुत ही भयंकर हिंसा हुई इसमें। तो ये 3 वर्ड है, ध्यान रखना, आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी भरा। मानव इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतरण में से एक, यानी कि मानव का जब जो इतिहास है, जहां से मतलब ज्ञात इतिहास है, उनमें सबसे बड़ा स्थानांतरण था। फिर दूसरा टॉपिक है सांप्रदायिक अखाड़े। तो इसको हम सांप्रदायिक अखाड़े यानी कि जो धर्म विशेष, संप्रदाय मतलब सांप्रदायिक मतलब धर्म विशेष से, यानी कि जो झगड़े सांप्रदायिक यानी दो धर्मों या अलग अलग कौमों के बीच जो झगड़े होते हैं उन्हें सांप्रदायिक दंगे बोलते हैं। अखाड़े मतलब अखाड़े अपन कुश्ती जहाँ लड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये एक मैदान अखाड़ा हो गया सांप्रदायिक, मतलब दंगे कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा हुए, तो वो थे लाहौर में, अमृतसर में और कलकत्ता में। अब स्थिति देखो इनकी, कलकत्ता इधर आ गया, अमृतसर इधर आ गया और लाहौर इधर आ गया। यानी कि ये 3 जगह थे जो मतलब बहुत ज्यादा हिंसा, रक्तपात, क्योंकि इन हिंदू इलाकों में मुसलमान नहीं जा सकते थे। ये तो हमें पता है कि जो अल्पसंख्यक है, यानी कि जो हिंदुओं का जो इलाका था वहां पर मुस्लिम नहीं जा सकते थे। मुस्लिम बाहुल इलाकों में हिंदू और सिख नहीं जा सकते थे। तो सांप्रदायिक दंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांप्रदायिक अखाड़े कौन कौन सी मेन जगह अखाड़े। आप तो ये ध्यान रखो कि ये मेन जगह थी, यानी कि प्रमुख स्थान थे जहां पर दंगे हुए। दंगे स्थल, यानी कि ये मेन जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा दंगे हुए। लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारने लगे। कहने का मतलब यही जो यहाँ लिखा हुआ है वो यही है कि मतलब जहां मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा थी वहां हिंदुओं को मारने लगे, और जहां हिंदू कम्युनिटी ज्यादा थी वो मुस्लिम कम्युनिटी कम थी तो मुस्लिमों को मारने लगे। तो वो भी कैसा, बेरहमी के साथ, यानी कि इतनी बेरहमी के साथ रक्तपात हुआ कि सोचकर ही डर लगता है। फिर तीसरा जो पॉइंट है निकल के सामने आया वो था शरणार्थी शिविर, यानी कि घर बार सब छूट गया, किसी को कोई पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस देश में हूँ, क्यों अचानक आकस्मिक हुआ था। तो इधर जो मतलब इस पूर्वी पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी थी, वो हिंदू सिख ईसाई जो भी धर्म थे मुस्लिम धर्म के अलावा, वो इधर आ गए। क्यों? क्योंकि इधर उन पे अत्याचार होने लगे, और जो मुस्लिम कम्युनिटी थी जो इधर भागने लग गई, और इधर भी यही हाल हुआ। तो मतलब शरणार्थी शिविर, क्यों? क्योंकि जो कम्युनिटी यहाँ हिंदू थे वो इधर आ गए, तो यहाँ घर कहाँ मिलेगा उनको, मतलब रहने का स्थान छूट गया। तो अब यहाँ रहेंगे कहाँ, क्योंकि उनका घर तो इधर था, और जो इधर मुस्लिम, ये जो मुस्लिम बहुल्य इलाका था वो इधर आए तो उनके लिए रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। तो शरणार्थी शिविरों में उन्होंने सहारा लिया, अल्पसंख्यकों ने शरणार्थी शिविरों में सहारा लिया। कल तक जो लोग अपना हुआ करता, यानी कि जो लोग कल तक अपने थे, आज वो ही बेरुखी उनके साथ, मतलब बेरुखी
यानी रूखा व्यवहार कर रहे हैं, और उनमें पुलिस और प्रशासन भी शामिल है। यानी कि जो कल अपना अपना कर रहे थे, आज वो भी आंख दिखा रहे हैं। लोगों को सीमा पार जाना ही पड़ा। यानी कि इतने भयंकर दंगे हुए कि लोग पैदल ही इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर पैदल ही निकल पड़े। इन शरणार्थियों को आजादी का मतलब, यानी कि अब यहाँ पे देखना, इन शरणार्थियों का आजादी का मतलब सालों शिविरों में गुजारना पड़ा। यानी कि हालत इतने बदतर हो गए, कुछ लोगों को कई महीनों, कुछ को सालों तक इन शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। फिर है, यानी कि इतने बुरे हाल थे, क्यों? क्योंकि अपना घर नहीं था, यानी कि सब कुछ उजड़ गया। यानी मतलब, और दूसरी बात ये हुई इसमें कि जैसे मान लो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा थी, तो उन्होंने हिंदुओं के घर बार उजाड़ दिए, उन पे कब्जा कर लिया। और जहां हिंदू कम्युनिटी ज्यादा थी, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के जो प्रॉपर्टी थी उन पे अधिकार कर लिया। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। फिर हम सबसे भयावह स्थिति, यानी कि परिणाम में सबसे भयावह स्थिति ये थी, यानी कि औरतों की जो स्थिति थी, या जो बहन बेटियों की जो स्थिति थी, कि सीमा के दोनों ओर औरतों को अगवा किया गया। यानी कि ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के दोनों तरफ ही हुआ है, यानी औरतों पर जुल्म दोनों साइड में ही हुआ है। यानी कि इस एरिया में भी हुआ है और इसमें भी हुआ है। तो सबसे दर्दनाक हादसा था वो इनके लिए, औरतों, बहन बेटियों, बहू बेटियों के साथ हुआ। एक तो इनको अगवा कर लिया गया, पता ही नहीं चला, जबरन इनसे शादी कर ली गई, और शादी करने के बाद इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। तो इनसे जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया, और पता नहीं इतने अत्याचार हुए कि बयां नहीं कर सकते। हत्या, रेप, बहुत कुछ इन औरतों के साथ हुआ। अब है बच्चों की स्थिति। तो ये देखो आप कि कुल की इज्जत बचाने के लिए अपनी ही बेटियों को मार डाला गया। यानी कि अपने कुल की इज्जत, या अपनी इज्जत पर आंच नहीं आए, तो अपनी ही बेटियों को इन्होंने मारना उचित समझा। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। तो ये दोनों स्थिति आप समझ सकते हो कि कितनी भयावह स्थिति होगी। फिर है कवियों की अभिव्यक्ति, अगला पॉइंट है। यानी कि जो कवि थे, या फिल्म निर्माता थे, लेखक थे, उन्होंने भी अपनी, यानी कि अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता, फिल्मों में जो मतलब मार धाड़ के दृश्य दर्शाए हैं, यानी कि बहुत ही जो इन्होंने उसकी अभिव्यक्ति की है। यानी कि जो उस टाइम में घटित हुआ, उस टाइम की अभिव्यक्ति इनने कवियों ने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में दिखाने की कोशिश की है। और विस्थापन और हिंसा से पैदा हुए दुखों की अभिव्यक्ति, यानी कहने का मतलब जो कवि थे, फिल्म निर्माता थे, लेखक थे, उन्होंने उस टाइम के विस्थापन, विभाजन के बाद में क्या विस्थापन, तो उस विस्थापन में जो हिंसा हुई, उनके दुखों की अभिव्यक्ति इन कवियों ने अपनी कविताओं, लेखों, उपन्यासों, फिल्म निर्माताओं ने अपने मतलब फिल्म में इनकी भयावह की स्थिति
की अभिव्यक्ति या जो विस्थापन और हिंसा से जो दुख पैदा हुए या फिर जो इनको परेशानी हुई उनको कुछ हद तक इन्होंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। फिर एक है बंटवारे का मतलब, यानी कि ये कवि की अभिव्यक्तियों में ही आता है। बंटवारे का मतलब क्या कहा है इन्होंने, दिल के दो टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि जो बंटवारा हुआ है वो दिल के दो टुकड़ा, यानी दिल दो टुकड़ों में बट गया है, दिल के दो टुकड़े हो जाना जैसा है क्या बंटवारे का मतलब। फिर दूसरी चीज विभाजन सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्ति ही नहीं हुआ, यानी इनका जो संपदा थी, देनदारी थी और परिसंपत्तियां जो भी संपत्ति थी, विभाजन उनका नहीं हुआ, उनका ही नहीं हुआ, यानी कि कहना चाहते हैं कि जो ये परिसंपत्तियां हैं, देनदारी है, संपदा है, इनका विभाजन तो हुआ ही है, इससे ज्यादा विभाजन हुआ है। दो समुदाय अब पड़ोसी की भांति रहने लग गए, यानी कि दो समुदाय अब एक दूसरे के पड़ोसी या अनजान की तरह रहने लग गए। तो इन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है कवियों ने फिल्मों में कि जो मतलब पहले शांति से रह रहे थे दोनों समुदाय आस पड़ोस में, अब वो मतलब अनभिज्ञ हो गए हैं, एक दूसरे से अनजान हो गए हैं, उस डर के माहौल में मतलब सब कुछ भूल गए हैं और बिल्कुल अनजान हो गए हैं, पड़ोसी का अनजान हो गया है। अब इसमें 7वां पॉइंट हमने निकाला है बंटवारा। बंटवारा किस हिसाब से हुआ है, तो वित्तीय संपदा के साथ साथ, यानी कि वित्तीय संपदा थी यानी पैसों वाली जो थी, उनके साथ साथ में टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्रों का भी हुआ बंटवारा। अब ये सोचने वाली बात है, इतना सब कुछ बंटवारा किया कैसे इन्होंने, यानी कि कुर्सी भी, टेबल भी, टाइपराइटर भी, पुलिस के वाद्य यंत्र भी, इसके अलावा और भी न जाने कितनी छोटी छोटी वस्तुओं का बंटवारा किया होगा, कैसे किया होगा। इवन सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी, टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, इनका तो बंटवारा किया ही, सरकारी और रेलवे कर्मचारी थे उनका भी उनको बंटवारा हुआ। विभाजन के कारण 80 लाख लोग सीमा पार गए, यानी कि इसमें यह बता रखा है 80 लाख का मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर और इधर से उधर, तो लगभग 80 लाख, ये आंकड़ा कोई एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग 80 लाख लोग उस टाइम में उथल पुथल हुए। और विभाजन की हिंसा में 5 से 10 लाख लोगों की जान गई। आंकड़ा 5 से 10 लाख, ये एक अनुमान है, इससे भी ज्यादा भी हो सकता है। बंटवारा हो गया। फिर बात आती है नागरिकता, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, है ना, इसको ध्यान में रखना। नागरिकता, अब बात ये आती है कि जो मतलब सभी मुस्लिम पाकिस्तान नहीं गए, या इधर भी पाकिस्तान इधर भी पाकिस्तान, पाकिस्तान में न जाकर इंडिया में रहे, तो अब नागरिकता कैसे डिसाइड हो, तो यानी कि भारत के नेता तो द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास यकीन नहीं था उनका, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कांग्रेस और ये द्विविभाजन यानी कि द्विराष्ट्र थ्योरी को नकार रहे थे, लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां यानी कि 1930-35 के बाद, यानी कि 1940 मान लो आप, 40 के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुस्लिम लीग या मुस्लिम कम्युनिटी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत
टू नेशन थ्योरी को पर जोर दिया, यानी कि 1940 के आसपास में इस सिद्धांत पर जोर दिया गया। पहले इस पर किसी के दिमाग में नहीं था द्विराष्ट्र सिद्धांत, लेकिन ये आया कैसे? तो कुछ मजबूरियां थी, जैसे मुस्लिम लीग को लगता था, मैंने कल बताया था कि चुनाव हुए थे, तो उन्हें लगता था कि हमारा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो 11 प्रांत थे उनमें से 6 में स्पष्ट बहुमत और 2 में गठबंधन, तो टोटल कितने हो गए? 8। यानी कि इन 8 प्रांतों में कांग्रेस थी और 3 प्रांत पंजाब और बंगाल, सिंध, यानी कि ये 3 जो इलाके थे वहां मुस्लिम लीग सिमट गई। तो ये 3 और ये 8, यानी कि उन्हें लगने लगा इन चुनावों के बाद में कि हमारा यहाँ अस्तित्व नहीं रहेगा। और फिर कुछ ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों की चाल थी भारत के 2 टुकड़े करने की, तो ये सिद्धांत, अब विभाजन का आधार तो धर्म हो गया, क्योंकि विभाजन तो जो हुआ था, एक यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है, चलो वो मैं ये खत्म करके फिर बताता हूँ कौन से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। यानी कि विभाजन का जो मेन था आधार, वो था धर्म, बस इसको ध्यान में रखना, धार्मिक बहुसंख्यक। अब देखो आश्चर्य की बात यह है कि 1951 में 2 जनगणना हुई, भारत की कुल आबादी के 12% ये आंकड़ा पूछ सकता है मुसलमान थे। यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी जो कुल आबादी थी उनके 12% कुल आबादी में कितने थे? मुसलमान। अब ये सोचो कि इधर दोनों साइड में चले गए मुस्लिम कम्युनिटी, फिर भी 12% इंडिया में थी। अब जैसे मुस्लिम लीग, अब सबसे बड़ा सवाल उठता है नागरिकता का। और शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर को, तो हमने चर्चा की थी कि भारत शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। यानी कि प्राचीन काल से ही भारत एक धर्मनिरपेक्ष, यानी कि यहाँ पर सबको अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता थी, कोई सा भी धर्म अपनाओ, कोई सी भी रीति अपनाओ। तो ये जब विभाजन हुआ तो सबसे ज्यादा आंच जो आई, या फिर दुनिया की जो नजर थी, वो थी कि अब भारत क्या धर्मनिरपेक्ष रहेगा? धर्मनिरपेक्ष देश अब रहेगा? पूरी दुनिया की निगाह इसी पे टिकी हुई थी। तो 12% मुसलमान थे उस टाइम में। मुस्लिम लीग ने जैसे मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी, यानी कि मुस्लिम लीग ने स्पष्ट ये जो 2 नेशन थ्योरी थी मुस्लिम लीग ने दी थी, तो ये तो कॉमन है भाई, इन्होंने मांग की। लेकिन कुछ संगठनों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए भी जोर दिया। यानी कि कुछ ऐसे संगठन थे, नाम तो दे नहीं रखा है और नाम ओपन करने से भी क्या, लेकिन कुछ संगठन उस टाइम में ऐसे थे कि वो भी जोर दे रहे थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जैसे मुसलमानों यानी पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया गया है। और इसमें एक चीज और है, एक चीज ध्यान रखना, इसमें किताब में परिभाषा दे रखी है जिन्ना की, यानी कि जिन्ना के स्वतंत्र होने के बाद में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, तो वो स्टेटमेंट था
जिन्ना का, वो भी लगभग जिन्ना का स्टेटमेंट लगभग धर्मनिरपेक्ष उस स्टेटमेंट को अगर हम गौर से पढ़ें देखें तो शायद वो भी धर्मनिरपेक्ष इसके पास में थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति अपनी परंपराएं धर्म मान्यताओं कोई भी व्यक्ति मान सकता है, राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसी उसने बात कही थी। तो शुरुआत में पाकिस्तान भी ऐसा था, लेकिन बाद में सैनिक शासन आने के बाद में वो मुस्लिम कम्युनिटी में तो इंडिया में भी ऐसा जोर दिया गया था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करो। फिर यानी कि इस चीज को ध्यान रखना, कसौटी यानी कि नागरिकता की कसौटी धर्म नहीं हो सकता। यहाँ जो भारत के जो नेता थे या बुद्धिजीवी समझ लो उनको, क्योंकि इतना कुछ सहन किया तो बुद्धिजीवी होंगे, और जो विभाजन से पहले जिन्होंने इतनी व्यवस्थाएं कर दी थी, जो हमने देखा निर्वाचन आयोग मतलब चुनावों की नियोजित प्लानिंग की, तो ये बुद्धिजीवी थे। तो इन्होंने कहा कि धर्म तो नागरिकता की कसौटी नहीं हो सकता है। तो हमारे नेताओं ने धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श को के हिमायती थे, यानी कि जो सनातन से चलता आ रहा है धर्मनिरपेक्षता, उसी के हिमायती थे। और बाद में उन्होंने संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख किया और संविधान में इसको प्रमुखता से स्थान दिया। तो ये थी आज की विभाजन। अब मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन बता देता हूँ। ये सांप्रदायिक अखाड़े डायरेक्ट पूछ सकता है कौन कौन से उस टाइम में, इसमें नहीं। ये धर्म नागरिकता संबंधी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पर कुछ कवियों के बारे में पूछ ले तो ठीक है, नहीं ये तो नागरिकता ध्यान रखना और ये अखाड़े ध्यान रखना। और दूसरी चीज, ये दोनों इलाके भाई विभाजन हुआ तो ये तो बंगाल को काट के हुआ और ये पंजाब, और इन दोनों का अगर विभाजन पूछे, यानी कि धर्म के नाम पे तो हुआ ही है, लेकिन इनका जिलों के आधार पर प्रशासनिक आधार पे भी ध्यान दिया गया था इन दोनों को, बंगाल और पंजाब में। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये पॉइंट किताब में नहीं है, निकालें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं नोट्स डाल दूंगा। आप कमेंट जो परेशानी है तो आप कमेंट कर दो, नोट्स मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा सेम ATG, यानी कि कुछ और ऐड करूंगा इनमें ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो इसलिए आज